तारक की वकालत चल निकली है। मुझे आशा थी कि उसके साथ रेणु का ब्याह कर दूंगा। रेणु सब प्रकार से योग्य लड़की है। उसका बस इतना ही दोष है कि उसका बाप गरीब है, किंतु माँ का सब कुछ तो रेणु को ही मिलेगा। 24 घंटे गोविंद गोविंद रटते रहने से ही तो गृहस्थी, घर और व्यवसाय का सर्वनाश हो गया, फिर भी चेत नहीं हुआ। अब तक सोचती थी कि मेरे स्वामी जैसा स्वामी कभी किसी स्त्री को न प्राप्त हुआ है न होगा, किंतु अब मेरा नशा टूट गया। जो मनुष्य अपनी स्त्री, अपने संतान के प्रति इतना उदासीन है, उसे विवाह करने की आवश्यकता ही क्या थी? राखाल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव लाया हूँ। तारक ने कहा, मजाक करते हो? का परिचय तो दो। परिचय पाए बिना कुछ नहीं कहा जा सकता। बाबू की लड़की रेणु की बात कर रहा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो राखाल? गरीब जरूर हो, किंतु मर्यादा ही चिंता तुम न करो तारक। आज तक तीर्थाटन नहीं किया, अब तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। शारदा ने कहा, देवता अब आप भी विवाह कर लीजिए। घर बसाने की साध नहीं होती। होने पर भी सभी बसा सकते हैं क्या शारदा? सबके भाग्य में सब सुख नहीं होता। तुम भी तो कोशिश करके अपना घर नहीं बसा पा रही। मथुरा से मोटर जब वृंदावन पहुंची तो विमल बाबू ने पूछा, सविता ब्रज बाबू से मिलने चलोगी? सविता ने कहा, हम देव दर्शन के लिए निकले हैं, वही करके लौट जाएंगे। माता के प्रति कन्या का यह पराये जैसा आचरण देखकर ब्रज बाबू ने कुंठित होकर कहा, नहीं बहू, गोविंद कुटीर में तुम लोग एक दिन आओगे क्या? नहीं मंझले बाबू, तुम्हारे गोविंद कुटीर में मुझ जैसे महापापिनी को प्रवेश का अधिकार नहीं। नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंतिम परिचय का अंतिम भाग। इस उपन्यास के सभी भागों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंतिम परिचय के लिंक को क्लिक करें। विमल बाबू सिंगापुर से लौटने पर राखाल को खोज रहे थे। तब वह रेणु और ब्रज बाबू को पहुंचाने वृंदावन गया हुआ था। लौटने पर जब विमल बाबू से भेंट हुई तो उन्होंने उलाहना दिया कि एक दिन ठहर जाने से ब्रज बाबू के साथ उनकी भेंट हो जाती। तब उसने ऐसा क्यों किया? राखाल ने बताया कि वे लोग खुद ही भेंट करना नहीं चाहते थे, विशेषतः रेणु। पूछने पर राखाल ने यह भी बताया कि मैं उन्हें गोविंद जी के मंदिर के निकट एक गली में रख आया हूँ। उस मकान में बहुत से किराएदार रहते हैं। उन लोगों ने सोने के लिए 2 कोठरियाँ और रसोई के लिए थोड़ी सी जगह ले ली है। किराया मामूली है। मैं वहाँ कुछ दिन और ठहरता पर मेरी जीविका चली जाती। पता नहीं विमल बाबू, आप भाग्य को मानते हैं या नहीं, किंतु मैं मानता हूँ। विमल बाबू ने इसका कोई उत्तर न देकर कहा, तारक की वकालत चल निकली है, उसमें महत्वाकांक्षा है। मुझे आशा थी कि उसके साथ रेणु का ब्याह कर दूंगा, किंतु ब्रज बाबू से बात करने का अवसर ही न मिला। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। तारक से बात तो नहीं हुई, किंतु नई माँ ने संकेत से उसे बता दिया है। अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं। रेणु सब प्रकार से बड़ी योग्य लड़की है। इतना ही दोष है कि उसके बाप गरीब हैं, किंतु माँ का सब कुछ तो रेणु को ही मिलेगा। राजू, यह प्रस्ताव तुम्हें ही उपस्थित करना होगा। रेणु को राजी करने का भार मैं लेता हूँ, तुम तारक से कहो। राखाल का मत था कि दोनों में से कोई राजी न होगा, किंतु विमल बाबू के अनुरोध को उसने मान लिया। शारदा और सविता के बीच गांव में ब्रज बाबू तथा रेणु के जीवन के विषय में बातें हो रही थी। शारदा ने कहा, जिसने भी आपको एक बार देखा है उसे किसी के पहचानवाने की जरूरत नहीं कि रेणु आपकी ही बेटी है। चेहरे में ही नहीं, बुद्धि, मर्यादा, बोध और मानसिक अभिजात्य सब में वह आपकी ही प्रतिचित्र है, जैसे वह आपके ही सांचे में ढली है। सविता भीत स्वर में बोली, ऐसी बात न कहो शारदा, भगवान न करे उसका कुछ भी मेरे जैसा हो। शारदा ने कहा, काका बाबू बड़े भले हैं माँ, किंतु वे संसार में रहकर भी संसार से उदासीन हैं। गोविंद जी के सिवाय किसी पर उनकी आसक्ति नहीं। सविता ने पूछा, अपनी बेटी पर भी नहीं? शारदा, नहीं माँ, उन्होंने संसार की सब चिंता इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दी है। फिर व्याकुल होकर भी आदमी क्या कर सकता है माँ? इससे तो भगवान के ऊपर निर्भर रहना ही अच्छा है। सविता ने आर्त स्वर में कहा, शारदा, तुम नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम संतान की माँ नहीं हो। संतान क्या चीज़ है इसे मर्द नहीं समझ सकते, और जो स्त्रियां माताएं नहीं बनी वे भी ठीक से नहीं समझ सकती। मैं तुम्हारे काका बाबू की तरह रेणु के बारे में कैसे निश्चिंत हो सकती हूँ? 24 घंटे गोविंद गोविंद रटने से ही तो गृहस्थी, घर और व्यवसाय का सर्वनाश हो गया, फिर भी चेत नहीं हुआ।
अब तक सोचती थी कि मेरे स्वामी जैसा स्वामी कभी किसी स्त्री को न प्राप्त हुआ होगा, किंतु अब मेरा नशा टूट गया। अब मैं समझ गई कि मेरे स्वामी जैसे आत्मसर्वस्व पुरुष संसार में थोड़े ही होंगे। जो मनुष्य अपने स्त्री और संतान के प्रति इस प्रकार उदासीन है, उसे विवाह करने की आवश्यकता ही क्या थी। ब्याह भी उन्होंने किया अपने गोविंद के लिए। जो तुम समझती हो उससे उनका महत्व बिल्कुल उल्टा है। किसका महत्व उल्टा है माँ? कहता हुआ राजू घर में आ गया और सविता द्वारा तुम्हारे काका बाबू का उत्तर सुनते ही गंभीर हो गया। सविता हंसकर बोली, मेरा राजू काका बाबू की जरा भी निंदा नहीं सुन सकता। राखाल बोला, संसार में काका बाबू की भी निंदा हो सकती है, यही क्या सबसे अधिक आश्चर्य की बात नहीं? फिर शारदा से पूछा, तारक घर में है या नहीं शारदा? शारदा बोली, आज अदालत बंद है, संभवतः नीचे अपने ऑफिस में होंगे। राखाल ने कहा, तो मैं चलता हूँ माँ, तारक से कुछ जरूरी बातें करनी है। सविता बोली, चाय पी कर जाना राजू। शारदा, तुम अपनी बनाई कचौरियाँ इसे चाय के साथ देना न भूलना। शारदा हंसकर बोली, उन्हें तो ये खाएंगे नहीं माँ, और यदि खाया भी तो निंदा ही करेंगे। राखाल अंदर से खींचा हुआ था, बोला, मुझे घर का खाना खाने का अभ्यास नहीं है शारदा, इच्छा भी नहीं, इसलिए जिनके लिए कचौरियाँ बनाई हैं उन्हीं को खिलाना। शारदा ने आश्चर्य से राखाल की ओर देखा। राखाल का हृदय व्याकुल हो उठा, किंतु बिना कुछ कहे ही वह चल दिया। सविता बोली, दुखी न हो शारदा, मुझ पर क्रोध करके ही वह तुम्हें कड़ी बात कह गया है। सांत्वना के शब्द सुनते ही शारदा फूट कर रो पड़ी। बोली, मैंने क्या अपराध किया है माँ कि देवता किसी पर भी नाराज होने पर मुझे ही मर्मभेदी बातें सुना दिया करते हैं? इसीलिए कि वह तुम्हें अपना समझता है, तुमको स्नेह करता है। उसे अपना कहने को संसार में कोई नहीं है शारदा। शारदा बोली, जैसे मेरे तो संसार में सारे लोग हों। मैं तो किसी को इस तरह से खोचा नहीं मारा करती। वे जानते हैं कि मैं सब कुछ सह सकती हूँ, किंतु उनका यह व्यंग नहीं सह सकती, तब भी वे इससे विरत नहीं होते। कहकर वह उठकर चली गई। उधर राखाल ने तारक की बैठक में पहुंचकर पूछा, सुना है आजकल वकालत खूब चल रही है, एक दिन मिष्ठान मित्र जनाह की व्यवस्था भी करो। तारक बोला, पागल हुए हो? अभी वकालत कहाँ, अभी तो सीनियर के दरवाजे पर पड़ा हूं। राखाल बोला, तब जान पड़ता है कि विमल बाबू ने गलत कहा था। तारक, क्या विमल बाबू से तुम्हारी बातें हुई? हाँ हाँ, बहुत सी बातें हुई, किंतु तुम्हें सुनने का समय कहाँ? समय है, कहो ना। तारक, तो चलो पार्क, वहीं चलकर बातें करेंगे। तारक, बैठो चाय पी लो तब चलो। राखाल, चाय को तो मैं मना कर आया हूँ। तारक, चाय के विषय में ना को हाँ कहना कोई दोष नहीं। कहकर तारक अंदर चला गया। चाय और कचौरी का स्वाद लेने के बाद राखाल ने दासी से कहा, भीतर जाकर कहो राजू बाबू कुछ और कचौरियाँ मांगते हैं। तारक ने कहा, राखाल बाबू का नाम सुनते ही टोकरी भर कचौरियाँ आ जाएंगी। राखाल ने कहा, और तारक बाबू के नाम पर गाड़ी भर के कचौरियाँ आ जाएंगी। तारक, कचौरी का एक टुकड़ा भी ना आवेगा, केवल सूचना आएगी कि कचौरियाँ समाप्त हो गईं। इसी समय दासी गरम गरम कचौरियों की तश्तरी राखाल के सामने रख गई। तारक ने कहा, देखा? पार्क में बैठने पर तारक ने पूछा, विमल बाबू मेरे विषय में क्या कह रहे थे? राखाल ने कहा, यही कि तुम खूब काम कर रहे हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। फिर बोला, मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लाया हूँ। तारक ने कहा, मजाक करते हो? राखाल, मजाक नहीं, सच। तारक, तो उस चर्चा को खत्म कर दो, क्योंकि मेरे पास अभी ब्याह के योग सम्मति और सुमति दोनों का अभाव है। राखाल, मान लो इस ब्याह से तुम्हारा धनाभाव दूर हो जाए और स्वयं धनोपार्जन की दिशा में भी उन्नति हो, तब? तारक बोला, लड़की कौन है? क्या किसी वकील बैरिस्टर की बेटी है? राखाल ने कहा, नहीं, एक निराश्रय व्यक्ति की कन्या है, पर मान लो कि वह किसी धनी आत्मीय की एकमात्र उत्तराधिकारिणी हो, तब राजी हो?
तारक, लड़की का परिचय तो दो, परिचय पाए बिना कुछ नहीं कहा जा सकता। राखाल ने कहा, लड़की परम सुंदरी है, गुणवती और शिक्षिता है, उच्च ब्राह्मण कुलोत्पन्न है। पिता कभी बड़े धनी थे, परंतु आज कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हैं। पर कन्या की माता संपत्ति की उत्तराधिकारिणी है, सब प्रकार से वह सुपात्र के योग्य है। मैं ब्रज बाबू की लड़की की बात कर रहा हूँ, रेणु की। तीव्र विस्मय पूर्वक तारक ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो राखाल? राखाल ने कहा, पागल हो जाता तब तो अच्छा ही होता, किंतु हो कहाँ पाता हूँ। तारक बोला, जान पड़ता है तुमने ही नई माँ को सलाह दी है। राखाल, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, बहुत पहले से तुम्हें रेणु के लिए मैंने चुन रखा है। तारक, तुम ही क्यों नहीं रेणु से ब्याह कर लेते? राखाल, इसीलिए कि मैं योग्य पात्र नहीं हूं। तुम हो एमए पास, विद्वान, बुद्धिमान, चरित्रवान। तारक, पर मैं इस लड़की को पिता के वंश की कुलवधू के रूप में कैसे ग्रहण कर सकता हूं? गरीब जरूर हूं, किंतु मर्यादाहीन नहीं। राखाल ने कहा, किंतु उसी लड़की की माँ के आश्रय में रहकर उन्हीं की सहायता से अपना भविष्य बनाने में तुम्हारे वंश की मर्यादा और कुलीनता का गौरव शायद उज्जवल हो रहा है। तारक पागल की तरह उछलकर बोला, जबान बंद रखो राखाल, मैं इन लोगों का एक एक पैसा चुका दूंगा। मैंने कर्ज के रूप में सहायता ली है। मैंने तुम्हारे विषय में पहले से ही अनुमान कर रखा था कि तुम ऐसा ही कुछ जवाब दोगे, किंतु यह सोचकर कि नई माँ ने शायद तुम्हें पहले से ही इशारा कर रखा था, समझा कि शायद तुम्हारी असहमति न हो। तारक बोला, नई माँ ने किसी भी दिन मुझसे ऐसी बातें नहीं कही, कहने का साहस भी नहीं कर सकती। वे जानती हैं कि तारक राखाल नहीं है। कहकर वह तेजी से चला गया। वह साल बीत गया, दूसरा भी बीतने आया। विमल बाबू प्रायः 1.5 वर्ष तक सिंगापुर से कलकत्ता नहीं लौटे। इस बीच राखाल को 7-8 बार वृंदावन जाना पड़ा। इससे अपनी जीविका के कार्य में उसे क्षति पहुंची। दिन दिन कर्ज बढ़ता गया। रेणु ने माँ से कोई सहायता नहीं ली। 1.25 लाख की संपत्ति सस्ते में सविता ने रेणु के लिए ही खरीदी थी। अपने सब गहने भी बक्स में बंद करके उसके लिए बैंक में रखवा दिए थे, किंतु उसने इसे स्पर्श भी नहीं किया। इससे सविता का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि किसी शिक्षित, चरित्रवान, स्वस्थ युवक के साथ कन्या का हाथ देकर सारी संपत्ति दहेज में दे देगी। उसकी बड़ी साथ थी कि उसकी प्राणाधिक प्रिय रेणु दाम्पत्य के सौभाग्य से सुखी हो। यही देखकर सविता का मातृ जीवन सफल होता। पर अब उसने देख लिया कि स्वामी और कन्या के जीवन में उसके लिए तनिक भी स्थान नहीं, न भीतर न बाहर। यौवन के अस्ताचल में देह कामना रहित प्रेम जब उसके द्वार पर आकर उपस्थित हुआ, तब उसका सम्मान करने की वृत्ति उनमें नहीं रह गई। मातृत्व की ममता की प्यास उसमें तीव्र हो उठी है, किंतु प्यास बुझाने वाला स्नेह का पात्र कहाँ है? मानसिक अशांति और क्षोभ के कारण सविता का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। फिर शरीर के प्रति उसकी लापरवाही की भी सीमा नहीं है। शारदा उलाहना देती है, किंतु उसके पास प्रतिकार का कोई उपाय नहीं। तारक कुछ नहीं कहता, अपनी उन्नति की चेष्टा में लगा रहता है। सिंगापुर से विमल बाबू का पत्र आज ही आया है। लिखा है अपने स्वास्थ्य को यूं चौपट न करने के लिए। उसी पत्र से सविता को यह भी मालूम हुआ कि सीनियर वकील शिवशंकर बाबू की भतीजी से तारक का ब्याह तय हो रहा है। तारक ने सम्मति और आशीर्वाद के लिए विमल बाबू को पत्र लिखा था। तीसरे पहर शारदा जब स्कूल से लौटी तो सविता ने कहा, हमारे तारक का विवाह है शारदा। शारदा ने उत्सुक कंठ से पूछा, कब? कहाँ है? लड़की कैसी है? सविता ने कहा, मैं तो जानती नहीं बेटी। हाँ, सुना है कि जिन शिवशंकर बाबू का जूनियर होकर तारक काम कर रहा है, उन्हीं की भतीजी के साथ शादी लगी है। शारदा, या क्या माँ? आप नहीं जानती तो फिर कौन जानता है? सविता बोली, समय पर सब जान लेंगे। मुझे तो सिंगापुर से समाचार मिला है। 1.5 साल से सविता ने शारदा का नाम एक विद्यालय में लिखवा दिया है, जहाँ सिलाई इत्यादि, गृह शिल्प, शिशुपालन, शुश्रूषा विज्ञान इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। तारक दिन भर अदालत में रहता है। सविता घर के काम काज में लगी रहती है, दोनों की देखरेख करती है। शारदा कहती है कि वह तो सेवा करने आई थी, किंतु स्वयं ही सेवा लेने लगी। यह ठीक नहीं,
किंतु सविता समझा देती है कि उसे इसी में आनंद है। उस दिन रात को भोजन कराते समय सविता ने तारक से पूछा, ब्याह कर रहे हो भैया? तारक ने चौंक कर पूछा, किसने कहा? सविता, आज ही सिंगापुर से चिट्ठी आई है। तारक, बात यह है कि मेरे सीनियर वकील शिवशंकर बाबू अपनी भतीजी से ब्याह करने के लिए बड़ा जोर दे रहे हैं, किंतु अभी तक मैंने निश्चय नहीं किया है। अभी ब्याह का कुछ ठीक नहीं, इसीलिए किसी से कुछ कहा भी नहीं, केवल विमल बाबू को परामर्श देने के लिए लिखा था। सविता ने कहा, यह संबंध तुम्हारे लिए बड़ा कल्याणकारी है, इस कार्य में देर करना ठीक नहीं। किंतु वे चाहते हैं कि ब्याह के 1.5 साल तक मैं उन्हीं के पास रहूं, क्योंकि यह भतीजी पितृहीना है और उसे उन्होंने लड़की की तरह पाला है। उनका कहना है कि उनके यहाँ रहने से मुझे काम करने में सुविधा होगी। बाद में मेरे लिए अलग घर बसाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही ली है। इसमें तुम्हें क्या असुविधा है? मुझे तो कोई असुविधा नहीं, उल्टे उनके पास रहने से कामकाज में सुविधा ही होगी। किंतु आपकी देखभाल का क्या होगा माँ? ओह, मेरी चिंता तुम न करो। आज तक तीर्थाटन नहीं किया, अब तीर्थ यात्रा करने निकलूंगी। शारदा को या तो साथ ले जाऊंगी या उसके छात्रावास में रख जाऊंगी। लौटेंगी कब? शायद अब कलकत्ता न लौटूं। कोई जगह उधर अच्छी लगी तो उधर ही छोटा सा घर लेकर रह जाऊंगी। तारक कुछ नहीं बोला। सविता ने विमल बाबू को इस व्यवस्था की योजना और सूचना दे दी। उस दिन शारदा का स्कूल जल्द बंद हो जाने से वह दोपहर को ही घर लौट आई। सविता दक्षिणेश्वर गई हुई थी, तारक कोर्ट गया था। शारदा चुपचाप बैठकर पाठ याद करने लगी। इसी समय किसी ने कुंडी खटखटाकर पूछा, नहीं माँ? शारदा ने द्वार खोल दिया। राखाल ने पूछा, यह क्या, स्कूल नहीं गई? शारदा बोली, गई तो थी पर छुट्टी हो गई। राखाल, कैसी छुट्टी? शारदा शरारत की हंसी हंसकर बोली, इसीलिए कि आप आज यहाँ आएंगे। नई माँ से काम है, क्या कर रही हैं? शारदा बोली, तब तो शाम तक रुकना पड़ेगा, दक्षिणेश्वर गई हैं, आज उपवास था ना? राखाल ने पूछा, किस बात का उपवास? शारदा ने कहा, बताती नहीं, यही कहती है कि व्रत है, किंतु मैं जानती हूँ कि आज उनकी पुत्री का जन्म दिवस है, क्योंकि एक बार उन्हीं से सुना था कि माघ पंचमी रेणु की जन्मतिथि है। इसलिए उपवास ही नहीं, मैंने देखा है कि इस दिन माँ दीन दुखियों को बड़ा दान भी देती हैं। रुपये, पैसे, नए कपड़े, कंबल, रंगीन साड़ियाँ, ब्लाउज आदि सब देती हैं। घर में यह सब नहीं करती, दक्षिणेश्वर, कालीघाट इत्यादि सब स्थानों में जाकर दे आती हैं। माँ तीर्थाटन के लिए भी जाने वाली हैं और शायद लौटकर यहाँ न आएंगी। तारक बाबू के ब्याह के बाद जाएंगी। इसके बाद उसने तारक से ब्याह के विषय में सब बातें बताई और कहा, देवता अब आप भी विवाह कर लीजिए, घर बसाने की साध नहीं होती। होने पर भी क्या सभी बसा सकते हैं शारदा? सबके भाग्य में सब सुख नहीं होता। तुम भी तो कोशिश करके अपना घर नहीं बसा पा रही हो। मेरी बात छोड़िए, बचपन में ही विधवा न हो गई होती तो इस समय मेरी गृहस्थी होती। उसके बाद भी दुर्बुद्धिवश नए सिरे से गृहस्थी खड़ी की थी, किंतु भगवान से देखा न गया। राखाल ने कहा, भाग्यम फलति सर्वत्र। शारदा बोली, यह बात तो तब ठीक होती जब ब्याह करने के बाद कुछ वैसा होता। आपने तो आज तक प्रयत्न ही नहीं किया। राखाल, यत्न से ही सब कुछ हो जाता है, ब्याह का होना भी तो भाग्य पर निर्भर है। अच्छा छोड़ो यह सब, नई माँ के साथ तुम भी जा रही हो। जाऊं तो आप प्रसन्न होंगे या नाराज? प्रसन्न न होने पर भी नाराज होने का मुझे क्या अधिकार है? शारदा ने कहा, यदि अधिकार मिल जाए? राखाल, वह ऐसी सामान्य बात नहीं, फिर दान में प्राप्त अधिकार अपनी मर्यादा खो देता है। अधिकार जब सहज हो जाता है तभी उसका जोर चलता है। इसके बाद शारदा ने बताया कि माँ ने छात्रावास में रहकर उसके पढ़ाई की व्यवस्था कर दी है। फिर बोली, किंतु मुझे स्कूल विस्कूल अच्छा नहीं लगता देवता। राखाल ने पूछा, तब तुम्हें क्या अच्छा लगता है शारदा? मुझे क्या अच्छा लगता है वह मैं स्वयं नहीं समझ पाती,
किंतु इतना अवश्य है कि मशीन की तरह स्कूल में जाकर पढ़ने के स्थान पर घर गृहस्थी का काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके लिए मैं बराबर परिश्रम कर सकती हूँ। छोटे बच्चे मेरे आनंद की सामग्री हैं। अपने हाथ से स्वजनों की सेवा में कितना आनंद, कितनी तृप्ति है, इसे स्त्री जाति के सिवाय और कोई नहीं समझ सकता। इसी से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप ब्याह कर लीजिए, घर गृहस्थी बनाइए। मैं उसकी देखरेख करूँगी, दोनों की सेवा करूँगी। अपने हाथों ऐसी गृहस्थी सजाऊंगी कि लोग बड़ाई करेंगे। फिर नन्हे मुन्ने के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लूँगी। स्कूल में जो सीख रही हूँ वह उसी के लिए तो है। मैं आपका ब्याह अवश्य करवाऊंगी। स्वयं लड़की देख कर आऊँगी। यदि कोई अभाव हुआ तो स्वयं उसकी पूर्ति करूँगी। आप क्या सोचते हैं कि आपके रहते दूसरे के आगे हाथ फैलाने नौकरी करने जाऊंगी? राखाल ने कहा, क्या तुम सारा जीवन इसी प्रकार दूसरों के लिए समर्पित कर दोगी? अपना घर बार, अपना स्वामी, अपनी संतान न पाने पर क्या गृहस्थी की साध पूर्णतः सार्थक हो सकती है? शारदा कोमल कंठ से बोली, बहस में तो आपसे नहीं जीत सकती देवता। मैं जानती हूँ कि स्वामी, गृहस्थी और संतान स्त्रियों के जीवन में सर्वाधिक कामना की चीज है। सच्चे रूप से इसे चाहने वाला कभी इसमें कोई कलंक नहीं लगने देता। वह कभी न चाहेगी कि उसके संतान के सिर पर कलंक की छाप रहे। मैं कभी यह भूल नहीं सकती कि मेरे जीवन से अपवित्रता का स्पर्श हो गया है। अपने स्वामी संतान को छोटा करके मैं पत्नी बनूं? ऐसे स्वार्थिनी नहीं हूँ। न पाया स्वामी, न पाई संतान, किंतु जिसे मैं हृदय से प्यार करती हूँ, उनकी संतान क्या अपनी संतान से कम स्नेह की वस्तु है? उनकी गृहस्थी क्या अपनी गृहस्थी से कम सुखदायी है? आप ब्याह कीजिए, मैं आपकी पत्नी को प्यार कर सकूंगी। आपकी गृहस्थी, आपकी संतान के द्वारा मैं सब कुछ पा जाऊंगी। बड़ी देर तक राखाल अभिभूत की तरह सुनता रहा, फिर बोला, तुमने मुझे अपने भविष्य के विषय में सोचने को बाध्य कर दिया है शारदा। मैं सोचूंगा। अब चलूं? नई माँ से कह देना मैं आया था। विमल बाबू कलकत्ता आए। तारक का विवाह सकुशल हो गया। सविता ने कल विमल बाबू के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया है। पुराना दरबार महादेव, एक दासी तथा रसोई बनाने वाली साथ जाएंगे। सविता ने राखाल को बुलाया। उसके हाथ में मुहरबंद बक्स पकड़ाते हुए बोली, ये गहने रेणु के हैं। वह न ले तो संसार की मातृहीन लड़कियों को बांट देना। जिसके लिए रखा था, जब उसी ने दरिद्र ओढ़ लिया तब उसका बोझ ढोकर क्या करूंगी? 1.5 लाख मूल्य की जो जायदाद मेरे नाम थी वह रेणु के पिता के रुपयों से ही खरीदी थी। उसे रेणु के नाम ट्रांसफ़र रजिस्ट्री करा दी है। यह है कागज़ पत्र। इसे भी वह अगर न ग्रहण करे तो तुम जो ठीक समझना कर देना। और ये कई हजार के प्रॉमिसरी नोट हैं। मेरा यह हार, कड़े और चूड़ियाँ हैं। ये मुझे ब्याह के समय पिता से प्राप्त हुई थी। ये तुम्हारी घर गृहस्थी बसाने के काम आएगी। अर्थात अपनी बहू रानी को भेंट किए जा रही हूँ। उसकी सास का प्रसाद है, लौटाना नहीं बेटा। राखाल बोला, अपने लड़के की विद्या बुद्धि का हल तो आपको मालूम ही है माँ। मैं उतना बड़ा उत्तरदायित्व कैसे संभालूंगा? अच्छा हो तारक को दे जाइए, वह कानूनदा है, समझता बूझता है। नहीं, माँ ने कहा, मुझे क्या निश्चिंत न जाने देगा राजू? जिस उद्देश्य से तुम्हारे काका बाबू से यह सब एक दिन अपने हाथ में लिया था वह सार्थक नहीं हुआ। इससे तो अच्छा यही था कि उनके कारोबार के साथ ही यह सब भी डूब गया होता। सविता पहले द्वारका गई, फिर गुजरात, राजस्थान के अनेक स्थानों में घूमती हुई आगरा पहुंची। फिर विमल बाबू के प्रस्ताव पर मथुरा वृंदावन देखने के लिए मथुरा आई। वहां ये लोग विमल बाबू के एक परिचित धनी सेठ के यहाँ ठहरे। सेठ ने इनके लिए मोटर कार भी अलग कर दी। मथुरा से मोटर द्वारा ही जब पार्टी वृंदावन पहुंची तब विमल बाबू ने पूछा, सविता, ब्रज बाबू से मिलने चलोगी? सविता ने कहा, हम देव दर्शन के लिए निकले हैं, वही करके लौट जाएंगे। दिन भर वृंदावन में घूमते रहने के बाद विमल बाबू ने कहा, चलो मथुरा लौट चलें। सविता की राय हुई कि यहाँ गोविंद जी की आरती बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए उसे देखना भी अच्छा होगा। निश्चय हुआ कि आरती देखकर मथुरा लौटेंगे। अच्छी जगह देख एक वृक्ष के नीचे पार्टी ने डेरा डाल दिया। मंदिर में आरती के घंटे बज उठे। सविता विमल बाबू के साथ मंदिर में गई। वह मूर्ति के सामने खड़ी आरती देख रही है, किंतु उसकी दृष्टि चंचल है, रह रहकर इधर उधर देखती है। सहसा उसने देखा कि उसी मंडप के एक ओर ब्रज बाबू दोनों हाथ जोड़े टकटकी लगाए आरती देख रहे हैं
होठ हिल रहे हैं, संभवतः नाम जप चल रहा है। आरती समाप्त हुई, भीड़ छट गई। विमल बाबू ने आगे बढ़कर ब्रजबाबू का चरण स्पर्श किया। ब्रजबाबू चौंक कर पीछे हट गए, बोले, गोविंद गोविंद, प्रभु के मंदिर में मुझे प्रणाम, महापाप हुआ। विमल बाबू ने कहा, मुझे पता न था कि मंदिर के भीतर प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्षमा कीजिए। ब्रजबाबू, गोविंद गोविंद, विमल बाबू हैं क्या? चलिए उधर आंगन में तुलसी कुंज के निकट चलकर बैठे। फिर विमल बाबू के प्रणाम के लिए प्रभु से बार बार क्षमा मांगकर तथा उन लोगों को साथ लेकर वे बाहर खड़े हुए। ब्रजबाबू बहुत बदल गए हैं। सिर मुंह मोड़ा हुआ, गले में तुलसी की माला, माथे पर तिलक रेखा, हाथ में हरिनाम की झोली, गौर वर्ण, लंबा एकहरा शरीर धूप में तप तपाकर ताम्र वर्ण हो गया है। विमल बाबू के कुशल प्रश्न के उत्तर में ब्रजबाबू ने कहा, गोविंद जी की इस दिन पर बड़ी कृपा है जो ब्रजभूमि में आ गया। ब्रज की धूल जिसे मिली, जिसने यमुना में स्नान व श्याम कुंड, राधा कुंड और गोवर्धन गिरी का स्पर्श किया, उसे कोई अमंगल कैसे सताएगा। इस लोक में अब मेरी कामना नहीं, मैं यहाँ कृष्णानंद में विभोर हूं। सविता बोल उठी, तुम्हारा तो वही हाल है जैसे घुड़दौड़ में कोई सर्वस्व गंवाकर मदिरा के नशे में चूर रहे। जानते हो इस आनंद का मूल्य क्या है? मंदिर में कीर्तनकारों का एक दल गा रहा था। गीत का आशय यह था, प्रेमानंद के अमृत सिंधु में डूब डूब कर पी रहा हूं, फिर भी तृप्ति नहीं। कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही तन मन है, कृष्ण सुख की निधि, परम रत्न है। उनके सामने कुल, शील, धर्म, कर्म, लोक, लज्जा, भय, देह, संपत्ति सब तुच्छ है। उस मदिरा में मस्त हूं, कमर में वस्त्र नहीं, इसका ज्ञान भी नहीं। यह सुनकर ब्रजबाबू की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, नहीं बहू, यही प्रार्थना करो कि मेरा यह नशा न उतरे। और तुम्हारी लड़की, मेरी रेणु? ब्रजबाबू ने कहा, कौन है मेरी लड़की? अरे मैं मेरे का मोह न रखो, यहाँ अपना कुछ नहीं, एकमात्र ब्रजनंदन ही यहाँ सब कुछ है। रेणु को उन्हीं के चरणों में अर्पण कर दिया। जब तक अपनी समझता रहा कुछ सूझ नहीं पड़ा, अब उसे उनके हाथों में सौंप कर निश्चिंत हो गया हूं। उनकी व्यवस्था में कौन हाथ लगा सकता है? हम ही लोगों को देख लो। मनुष्य की व्यवस्था, मनुष्य की इच्छा, मनुष्य का स्वामित्व कुछ चल पाया? उन्होंने जिधर अंगुली उठाई उधर ही पासा पलट गया। इसी समय किसी ने पुकारा, बाबूजी। सविता ने चौंक कर देखा, रेणु है। सूखा मुंह, रूखे बाल, मुखाकृति पर दारिद्र्य का रूखापन, मैली वृंदावनी साड़ी पहने हैं, गले में तुलसी की कंठी। सविता देखकर स्तब्ध रह गई। रेणु ने सविता को देखा ही नहीं, बोली, बाबूजी घर चलो, रात हो रही है। ब्रजबाबू बोले, अपनी माँ को नहीं पहचाना रेणु? रेणु बोली, पहचाना क्यों नहीं, किंतु मंदिर में तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब चलो बाबूजी, दिन भर एकादशी का व्रत रखा है, प्रसाद कब लोगे? माता के प्रति कन्या का यह पराये जैसा आचरण देखकर ब्रजबाबू ने कुंठित होकर कहा, नहीं बहू, गोविंद कुटीर में तुम लोग एक दिन आओगे क्या? सविता ने रेणु को निर्लिप्त मुख से देखते हुए कहा, नहीं मंजले बाबू, तुम्हारे गोविंद के कुटीर में मुझ जैसी महापापिनी को प्रवेश करने का अधिकार नहीं। ब्रजबाबू जीभ काट कर बोले, गोविंद गोविंद, वे दीन बंधु पतित पावन है, शरण अशरण है नहीं बहू। उमड़ते रोने को जी जान से रोककर सविता ने कहा, केवल तोते की तरह मुंह से उगल दिया है मंजले बाबू। जिस धर्म में क्षमा नहीं, वह क्या अधर्म से ऊंचा है? कहकर सविता बाहर चली गई। विमल बाबू ने ब्रजबाबू से कहा, आपके साथ कुछ बात करनी थी, आपको कब सुविधा होगी? ब्रजबाबू ने कहा, जब आपको सुविधा हो। विमल बाबू, तो कल दोपहर को आऊंगा। पूछने पर उन्होंने पता भी दिया, किंतु रेणु बोली, पर बाबूजी कल तो दिन भर हम लोगों का श्री गुरु महाराज के नाम का कीर्तन रहेगा। ब्रजबाबू घबरा कर बोले, ठीक ठीक, कल मुझे क्षमा कीजिए, आप परसों प्रातः आवें। नमस्कार करके विमल बाबू निकल आए। मोटर पर सवार होते ही सविता बोली, अब घूमना नहीं रुचता, मुझे विश्राम चाहिए दयामा। कल सुबह ही यात्रा की व्यवस्था करो, सिंगापुर चलो। इस देश में एक क्षण भी नहीं रहूंगी,
दूर, बहुत दूर ले चलो, जहाँ यहाँ की रीति रस्म, समाज, मनुष्य न हो। मैं अपने संपूर्ण अतीत को धो डालूंगी। विमल बाबू ने कुछ उत्तर न दिया। दूसरे दिन जब विमल बाबू उठे तो सविता का दरवाज़ा बंद देखकर बड़ी शंका हुई, क्योंकि वह उनसे बहुत पहले उठती है। वे दरवाजे पर धक्का देने जा रहे थे कि सविता द्वार खोलकर बाहर निकल आई। उसकी आंखें रात भर जागने से लाल हो रही थी। रात भर मृत्यु से द्वंद्व करने वाले मरणासन्न रोगी सा शिथिल मुंह देखकर विमल बाबू ने आंखें फेर ली। सविता बोली, देर हो गई, तुम्हें चाय नहीं मिली, कपड़े बदलकर अभी बनाए देती हूँ। विमल बाबू ने कहा, आज महाराज ही बना देगा। सविता ने कहा, नहीं नहीं, वह अच्छी नहीं बना पाएगा, मुझे देर न होगी, अभी नहाकर लौटी। चाय डालते हुए सविता ने कहा, मैंने सिंगापुर जाना ही तय किया है। मनुष्य द्वारा गढ़े इन तीर्थों में घूमने से कुछ समय जरूर कट जाता है, किंतु अंदर की जिज्ञासा का उत्तर नहीं प्राप्त होता। जो सत्य को चाहता है उनका मन इन खिलौनों से नहीं बहल सकता। अब मुझे विश्राम चाहिए। विमल बाबू ने कहा, किंतु यदि वहां भी विश्राम न मिला? सविता ने कहा, उसके लिए न डरो, इस बार मुझसे गलती न होगी। जो फूल डंठल से टूटकर धूल में गिर पड़ा है वह फिर कभी शाखा के बंधन में नहीं लौटता। अब मैं समझ गई हूं। तो तार कर दूं सिंगापुर के लिए जहाज में 2 कैबिन सुरक्षित करने के लिए? सविता ने सिर हिलाकर मंजूरी दे दी। यथा समय विमल बाबू ब्रज बाबू से मिलने गए। सविता नहीं गई। विमल बाबू ने कुटीर में पहुंचकर देखा रेणु को पिछली रात से हैजा हो गया है। चिकित्सा का कोई प्रबंध नहीं। रोगी को हरिनाम कीर्तन सुनाया जा रहा है। ब्रज बाबू ठाकुर जी की कोठरी में हत्या दिए पड़े हैं। बीच बीच में उठकर मूर्छित कन्या के मुंह में चरणामृत डाल देते हैं और फिर मूर्ति के आगे जाकर पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। रोगिणी गंदे कपड़ों में पड़ी है। यह सब देखकर विमल बाबू सविता को लाने के लिए मथुरा दौड़े। समाचार मिलते ही सविता पत्थर सी हो गई। उसे लेकर विमल बाबू तुरंत वृंदावन लौटे। उनसे सविता की ओर देखा नहीं जाता है। कुछ देर बाद डूबते आदमी की भांति रुद्ध स्वर में सविता बोली, गाड़ी इतनी धीरे क्यों चल रही है? मेरी सांस बंद हुई जा रही है। अच्छा दयामय, तुमने तो बहुत पढ़ा है। कहीं यह भी पढ़ा है कि इस तरह माँ अपनी संतान की दुर्गति का कारण हुई है? विमल बाबू क्या बोलते। मोटर राह में रेडिएटर में पानी भरने के लिए रुकी तो पास की झोपड़ी में से किसी बच्चे के रोने का शब्द सुनाई पड़ा। सविता बोली, अजी देखो इनके यहाँ क्या हुआ है, सुनते हो? ब्रज बाबू सविता की यह हालत देखकर चिंतित हो गए। बोले, कोई बच्चा यूं ही रो रहा है, किंतु यदि तुम इस तरह घबराओगी तो रोगिणी की सेवा कैसे कर सकोगी? सविता ने घबरा कर कहा, ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। यदि कुछ घबराई हूं तो उसे एक बार छाती से लगाते ही सब ठीक हो जाएगा। 15 वर्ष से मेरा हृदय खाली है। भले ही वह मुझसे घृणा करे, परंतु मैं हूं तो उसकी माँ ही। क्या वह इसे न समझेगी? जरूर समझेगी, तुम देख लेना। उसका यह क्रोध नहीं, घृणा नहीं, माँ के ऊपर अभिमान है। ब्रज बाबू के डेरे के सामने खटिया और गैरिक वस्त्रधारी वैष्णवों का दल देखकर विमल बाबू का माथा ठनका, किंतु सविता बिल्कुल स्थिर है। कठोरता का आवरण पड़ गया है। वह मोटर से उतरकर अंदर चली गई। शोक विवल ब्रज बाबू ने अश्रुसिक्त कंठ से कहा, आ गई नहीं बहू? देखो ना, ये सब रेणु को ले जाने की जल्दी मचा रहे हैं। मैं कहता हूँ जिसका धन है उसे तो आ जाने दो, तब चाहे जो करना। तुम्हारी अमानत की रक्षा नहीं कर सका नहीं बहू, खो दिया। मुझे क्षमा कर दोगी ना बहू? सविता पृथ्वी तल के ऊपर मलिन बिछौने पर पड़ी निस्पंद प्राणहीन रेणु की देह की ओर देखती रही। फिर आगे बढ़कर मुंह से वस्त्र हटा दिया। अत्यंत दुबले, बदरंग, रक्तहीन मुंह की दोनों आंखें गड्ढे में धंस गई है। सविता ने झुककर मस्तक पर एक गहरा चुंबन ले लिया और शव को ले जाने वाले लोगों के आगे बढ़ने पर एक ओर खड़ी हो गई। किंतु जीवन भर के संयम, साधना और भगवत ज्ञान को भूलकर ब्रज बाबू बच्चों की तरह धरती पर लोट पोट कर बिलखने लगे। बिटिया अपने बूढ़े पिता को किसके हाथों सौंपे जा रही है? खबर पाकर राजू कलकत्ता से आ गया। तार आया है कि रेणु की विमाता भी आ रही है। सविता की देह सूख गई है, शरीर में लावण्य और लेश नहीं रह गया है। तब भी वह ब्रज बाबू की सेवा का सब भार अपने ऊपर लिए हुए है।
बहुत मैली साड़ी पहने सविता ब्रजबाबू एवं राखाल के भोजन के लिए खीलें बना रही है। विमल बाबू आकर खड़े हुए। सविता ने कहा, आज छोटी मालकिन आ रही है, उनके आने के पूर्व ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों? विमल बाबू, तुम ही सोच समझ लो। सविता, किंतु वे लोग इन्हें शांति से रहने देंगे? नहीं, यह न होगा। इस असहाय असमर्थ रोग शोक कातर मनुष्य को वृंदावन से खींचकर दूसरी जगह ले जाना बड़ी भारी निष्ठुरता होगी। हृदय का आकर्षण रहता तो छोटी बहू यहीं रहकर स्वामी की सेवा करती। तुम लौट जाओ, मैं यहीं रहूंगी। विमल बाबू को जाते देखकर बुलाकर पूछा, मनुष्य के अंदर का प्रधान अवलंब जब इस तरह टूट जाता है तब मनुष्य क्या लेकर जीता रहता है जानते हो? तुमने जो खोया है उसे संसार के अभागों अनाथों के बीच ढूंढ पाओगी? छोटी बहू सविता को पहचानती न थी। उसने ब्रजबाबू को कलकत्ता ले जाना चाहा, पर सविता ने यही कहा कि सेवा करना है तो यहीं रहकर करो। उसने बताया कि भाई को नाराज कर बड़ी कठिनाई से वह यहाँ आ सकी है। कल ही उसे लौट जाना है। मेरे लौट जाने पर इनकी सेवा कौन करेगा? सविता ने कहा, जब तुम लोग कोई इनके अपने न थे तब जिसने इनकी देखरेख का सब भार अपने ऊपर ले रखा था उसी ने इस समय भी तो ले रखा है। तुम अपने भैया से कह देना। छोटी बहू ने पूछा, वह कौन है? सविता ने कहा, तुम न पहचान सकोगी बहन, अपने भैया से कह देना, वे समझ जाएंगे। छोटी बहू कलकत्ता लौट गई। विमल बाबू ने सिंगापुर प्रस्थान किया। विदा होते समय सविता ने प्रणाम करके कहा, मुझे गलत न समझना, जीवन में बार बार आश्रय भ्रष्ट होना ही मेरी भाग्य लिपि है। विमल बाबू की मोटर चली गई। स्तब्ध सविता के रक्तहीन मुंह की ओर देखकर राखाल ने डरते हुए पूछा, माँ, माँ। सविता उमड़ते हुए रुदन के बीच धरती पर लौट गई। बोली, राजू, मेरी रेणु ने जब मुझे क्षमा नहीं किया तब मैंने समझ लिया कि संसार में और कोई मुझे क्षमा नहीं कर सकेगा। महीने भर बाद विमल बाबू का पत्र सविता के नाम आया। उसमें उन्होंने लिखा है, तुम्हारा देश भ्रमण समाप्त हुआ, मेरा पृथ्वी भ्रमण शुरू हो रहा है। जीवन भर मैं बड़े दायरे में रहा, अब वर्तमान जीवन से तंग दायरा मुझे संकुचित किए डालता है, इसलिए यात्रा पर जा रहा हूँ। अंतर की जानकारी की दृष्टि से तुम्हारे साथ परिचित होने का मूल्य बहुत है, किंतु जो पुरुष के जीवन के बाहर भी यथेष्ट उन्नत नहीं बन सकता वह पुरुष के लिए कल्याणकारी नहीं। जीवन में कभी घर नहीं मिला, केवल धन और ऐश्वर्य पाया है। रास्ता चलते चलते किशोरावस्था और यौवन बीत गया, अब प्रौढ़ावस्था भी समाप्त होने को है। जीवन की इस बेला में तुम्हारे निकट गृहानंद पाने से तृप्त हूँ, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। तुम्हारे प्रति गहरी सहानुभूति और श्रद्धा हृदय में लेकर तुमसे दूर हटा जा रहा हूँ, पर कुलहीन जल में बहती इस नौका का लंगर तुम ही हो। यदि कभी किसी भी कारण तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो थॉमस कुक कंपनी के मार्फत तार कर देना। पृथ्वी पर चाहे जिस भी छोर पर रहूँगा तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। एक ऐसा आदमी पृथ्वी पर रहा जो मेरी अंतिम विदा का दिन आने पर संपूर्ण बाधाओं की परवाह न करके मेरे पास आ जाएगा। वह जानना ही क्या अस्तुन्मुख एक जीवन के लिए यथेष्ट संबल नहीं है। इसके साथ ही शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंतिम परिचय यहाँ समाप्त होता है। कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरे कहानी कहने का तरीका आपको पसंद आता हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।